जी नमस्कार। मैं डॉक्टर बसंत कुमार सोनबेर, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, शासकीय कमला देवी राठी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत जो दो तकनीक थे उसमें से प्रथम तकनीक के बारे में हम लोगों ने देखा ऑब्जर्वेशन तकनीक। जो दूसरी जो तकनीक है वो है क्वेश्चनर तकनीक, प्रश्नावली प्रविधि। प्रश्नावली प्रविधि क्या है इसके बारे में हम अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रश्नावली प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों की एक सूची के माध्यम से हम संबंधित सब्जेक्ट या छात्र से सूचनाएं एकत्रित करते हैं। यह प्रविधि बहुत ही पॉपुलर प्रविधि है। बहुत सारे लोग इसको बहुत पहले से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इसी विषय पर गुडे एवं हार्ट का कहना है कि प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता इसकी पूर्ति स्वयं करता है। तो आप समझ चुके हैं कि प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो विभिन्न प्रकार से हो सकती है और हम अपनी उद्देश्य के पूर्ति हेतु उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं और उससे हम अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति सही तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली कितने प्रकार की पाई जाती है, कितने प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग हम इस टेक्निक्स के रूप में, प्रविधि के रूप में करते हैं। पहला है प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड चॉइस या क्लोज्ड क्वेश्चनर। इस प्रकार की प्रश्नावली का अमूमन प्रायः काफी उपयोग होता है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इसको अक्सर देखते हैं और ये बहुत वस्तुनिष्ठ होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में जो प्रारूप होते हैं वो सही गलत में उत्तर देना, हाँ नहीं में उत्तर देना या वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न के 3, 4 या 5 प्रश्न उत्तर होते हैं और उसमें से किसी एक उत्तर का चयन उत्तरदाता के द्वारा करना होता है। इसमें अलग अलग विकल्प दे देते हैं और उन विकल्पों का चयन करना होता है, इसलिए हम इसको वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रश्न होता है कि आप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें उसका अलग अलग विकल्प हो सकता है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति या अनुसूचित जाति। तो आपको किसी एक में इसका चयन करना ही होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, ये प्रकार से खुला प्रश्न होता है और इसके लिए उत्तरदाता अपने विवेक से उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। कई बार इसमें न समय की सीमा होती है न ही उत्तर की मात्रा की सीमा होती है और इस प्रकार से उत्तरदाता अपने अंदर के जितनी भी सूचनाएं हैं उसको अपने विवेक के आधार पर व्यक्त कर सकता है। इसमें एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं। ये प्रश्न यदि आप किसी छात्र को देते हैं तो वो अपनी ज्ञान के आधार पर विभिन्न तरीके से इसका उत्तर प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार से एक तीसरा प्रकार भी देखा गया है जिसे हम चित्र प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। चित्र प्रश्नावली ज्यादातर उन छात्रों के लिए या बालकों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है जो छोटे होते हैं और वो चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को समझ लेते हैं। उसमें चित्रों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया होता है कि बालक खुद ये एहसास करता है कि इन चित्रों से क्या पूछा जा रहा है और हम उसके बाद उसका उत्तर किस प्रकार से करें। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए इस प्रकार की के प्रश्नों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रश्नावली प्रविधि है इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी अच्छी विशेषताएं हैं जिसके कारण कि हमें इस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला है अल्प व्ययी, इकोनॉमिक है। इसमें
बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। हम एक कागज पे, एक प्रपत्र पे अनेक प्रश्नों को शामिल करके अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विधि अल्प है, अल्प व्ययी है और इसमें अधिक खर्च नहीं होता है। फिर है समय की बचत। इस विधि में समय की भी बचत होती है। हम कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम उसका प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि उत्तरदाता बहुत अधिक समय ना लगाते हुए भी हमें ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्रदान कर सके। फिर ये विधि सुविधाजनक भी है, कन्वीनियंट है। कैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जिनसे हमें उत्तर प्राप्त करना है या प्रश्नावली फिलअप करवानी है, यदि वो आपके सम्मुख ना हो या आपके पहुंच से दूर हो, उन परिस्थितियों में आप प्रश्नों के प्रारूप को, प्रश्नावली को आप डाक के माध्यम से भी उनके पास भेज सकते हैं। दूसरा तरीका है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो आप उससे ऑनलाइन भी प्रश्नावली फिलअप करवा सकते हैं। दूरभाष से प्रश्नावली की जानकारी आप उसको पूछकर भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के द्वारा हम उत्तर प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक विधि हम इसको कह सकते हैं। फिर है, बड़े पैमाने पर इसका अध्ययन किया जा सकता है। जब हमको अध्ययन बड़े एक मास में करना होता है, उदाहरण के तौर पर हमें पूरे विद्यालय के बच्चों से कुछ खास जानकारियां प्राप्त करनी है, या शहर के किसी विशेष स्तर के छात्रों, 10वीं कक्षा के छात्रों की से कुछ सूचना एकत्रित करनी हो पूरे शहर में जो विद्यालय फैले हुए हैं उनसे, तो वहां पर सिर्फ यही विधि है जिस विधि से आप इतने बड़े पैमाने पर प्रश्नों का वितरण कर दीजिए, प्रश्नावली का उत्तरण कर दीजिए और वहां से प्रश्नावलियों को एकत्रित करके आप उसको एकत्रित करके उसका अध्ययन आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जब अध्ययन करना हो तो प्रश्नावली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि कहलाती है। फिर है अध्ययन की निष्पक्षता। अध्ययन में पक्षपात करने का जो दोष आता है वो आता है जब अध्ययनकर्ता स्वयं उपस्थित होता है। और इस प्रश्नावली प्रविधि में चूंकि हम प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न सभी बच्चों के लिए एक जैसे ही लिखे जाते हैं। चूंकि ये मुद्रित होती है तो एक जैसे लिखे हुए एक जैसे वाक्यों का उत्तर सभी लोग देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। और अध्यापक या अध्ययनकर्ता अपने विशेष प्रभाव का इसमें विशेष प्रभाव से इसमें दूषित नहीं कर सकता। अध्ययन की एकरूपता। चूंकि प्रश्नावली ज्यादा मात्रा में एक साथ मुद्रित होती है, उसका स्वरूप एक जैसा बनाया गया होता है, तो इसमें अध्ययन की एकरूपता होती है और हमें अलग अलग प्रकार के उत्तर प्राप्त नहीं होते। चूंकि प्रश्न एक प्रकार के होते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली सूचनाएं भी एक प्रकार की होती है और वो इस प्रकार की जो उत्तर होते हैं वो अध्ययन के लिए सुविधाजनक होते हैं। इन विभिन्न गुणों के अतिरिक्त प्रश्नावली विधि के कुछ दोष भी हैं। प्रश्नावली की विधि के दोष इस प्रकार से हैं। पहला, अत्यंत छोटे बालक या ऐसे सूचनादाता जो आपकी लिखी हुई लिपि को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए प्रश्नावली विधि जो है वो उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाषा का ज्ञान उसको इतना नहीं होता कि जो चीजें आपने प्रश्न में लिख दी हैं उसको वो सही तरीके से पढ़ के समझ ले और उसका उचित उत्तर दे पाए। इसके लिए निरीक्षण या अन्य जो विधियां हैं वो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये इस प्रविधि का एक बहुत बड़ा दोष है। फिर है अपूर्ण उत्तर। अपूर्ण उत्तर का मतलब ये है कि उत्तरदाता या बालक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो कुछ प्रश्नों को छोड़ देता है, अधूरा छोड़ देता है। तो इससे जब प्रश्नावली एकत्रित हो जाती है और बड़े पैमाने पर एकत्रित हो जाती है, तो इस प्रकार के जो अपूर्ण उत्तर होते हैं या तो उसको फिर से जाके भरवाने की आवश्यकता होती है या फिर उसको अध्ययन से हटाना पड़ता है। तो इस प्रकार से अध्ययन बाधित होता है और ये एक प्रकार का दोष है कि कुछ लोग जो हैं वो प्रश्नों के उत्तर अपूर्ण छोड़ देते हैं। फिर है समय निष्ठता की कमी।
इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ उत्तरदाता समय को सही उपयोग नहीं करते या समय का महत्व नहीं समझते। वो क्या करते हैं कि प्रश्नावली रख लेते हैं और उसको समय पर भर के नहीं देते। कभी कभी तो वो इतनी देर में ही प्रश्नावली जमा करते हैं या वापस करते हैं जब तक उस अध्ययन का उद्देश्य ही समाप्त हो चुका होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है कि समय पर प्रश्नावली वापिस कई बार नहीं आ पाती है। फिर है प्रेरणा की कमी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो उत्तरदाता है ये सही तरीके से उत्तर तब देता है जब प्रश्न पूछने वाला उसके सम्मुख होता है, उससे मुखातिब होकर वो प्रश्न पूछ रहा होता है, तब उसको उत्तर देने की जो प्रेरणा है वो अधिक होती है। लेकिन जब हम उसको प्रश्नों की सूची सौंप देते हैं तो वो उतना उत्तर देने के लिए प्रेरित नहीं होता और कई बार वो देरी करता है और कई बार वो उस तरीके से उस प्रश्नों के उत्तर नहीं देता जैसे कि प्रश्नों से उनके द्वारा चाही गई होती है। फिर हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा दोष है, वो है गैर जिम्मेदार सूचनादाता। कई बार जो सूचनादाता होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो बहुत जिम्मेदार नहीं होते। उनको प्रश्नों की सूची दी गई होती है, वो उन प्रश्नों को कई बार घुमा देते हैं या उसे नष्ट कर डालते हैं और जब उनसे प्रश्नावली मांगी जाती है तो वो उसको वापस करने में सक्षम नहीं होते, असमर्थ होते हैं। तो इन प्रकार के जो उत्तरदाता से प्रश्नावली भरा पाना एक कठिन कार्य होता है और इसे प्रश्नावली विधि के एक दोष के रूप में ही हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपने गुण और दोषों के साथ प्रश्नावली विधि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। यदि हम इनके कमियों को कम करें, इनके दोषों को सुधारने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम इसके जो गुण हैं उसका उपयोग करके हम इस विधि से बहुत लाभ एकत्रित कर सकते हैं और शैक्षिक मूल्यांकन के लिए इस विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।